Hello student, my name is Mohit Kumar Vats, फिजिकल एजुकेशन टीचर। इससे पहले वीडियो में हमने एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और वर्ड मीनिंग के बारे में बात किया था, इसके पार्ट के बारे में बात किया था और हमने ह्यूमन बॉडी के जो तंत्र हैं, सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम पर भी हमारा एक छोटा सा डिस्कशन रहा था। और उन सिस्टम में से सबसे पहले मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम ब्लड को लेते हैं, ब्लड, उसके बाद फिर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और लंग्स। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले हमने ब्लड को ही लिया है। उसके बाद हार्ट जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है, पंप करने का काम कर रहा है। आर्टरी और वेन्स जिनसे, और कैपिलरी जिनसे हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। और वो किस वे में, कैसे सर्कुलेट होता है। और नेक्स्ट हमने लिया है लंग्स, जहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई, फिल्टर होने का काम कर रहा है। तो उन सब में सबसे पहले आज हमारा डिस्कशन रहेगा ब्लड पर। तो ब्लड, जो ब्लड है वो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, वाटर और जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होती हैं, जिनकी हमारी टिश्यू और सेल्स को बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ तक पहुँचाते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ से ले आता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, लाने का और ले जाने का। किस चीज़ को? एक ऑक्सीजन, वाटर यानी कि जल, और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो रहा है। और हमारे ब्लड सेल्स, इससे पहले वीडियो में मैंने ब्लड सेल्स के बारे में बताया था कि ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की एक सूक्ष्मतम इकाई है जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है जिसको। तो ब्लड सेल्स की भी वही क्वालिटी और एबिलिटी है जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी की है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे ब्लड सेल्स की भी वही एबिलिटी, क्वालिटी होती है कि वो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स लेता है और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। तो ब्लड हमारे हार्ट और जो हमारी आर्टरी और वेन्स, कैपिलरीज हैं, उनसे होता हुआ जो ब्लड है हमारे बॉडी में घूमता रहता है। धमनियाँ रक्त को हृदय तक ले जाती हैं और शिराएं उसे वापस लेकर आती हैं। जो धमनियाँ होती हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं, जो शिराएं होती हैं, वो हार्ट में वापस लेकर आती हैं। जो कोशिकाएं से धमनी तथा शिराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं वो एकत्रित होकर, परिशोधित होकर पुनः रक्त में मिल जाती हैं और अंत में लसिका कोशिकाओं भी परिसंचरण तंत्र में भाग माना जा सकता है। तो हम सबसे पहले हमने अभी बात की ब्लड संचरण के अवयव की,
तो सबसे पहले हमने ब्लड को रखा है, उसके बाद हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और लंग्स। तो हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, प्लाज्मा जो होता है लाल, बात करते हैं ब्लड की है। तो शरीर के भीतर जो हमारे ब्लड है वो लाल रंग का एक लिक्विड, एक द्रव पदार्थ रहता है, और शरीर में जो रक्त वाहिनियों से होकर हमारी पूरी बॉडी में प्राणधार तल को कहाँ तक पहुँचाता है, हमारे उत्तक टिश्यू तक, कनेक्टिव टिश्यू तक लेकर जाता है। और यह हमेशा परिसंचरण करता रहता है, जब हम सो जाते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, या किसी भी समय, क्योंकि हमारा एक सिस्टम यही है जो बर्थ टू डेथ कंटिन्यू काम करता है। ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में लगातार घूमता रहता है, और जो लाल तथा जो शिराएं होती हैं में जो शिराएं होती है, शिराओं से लिए जाने वाला जो ब्लड होता है वो बैंगनी कलर का होता है, और वे जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनसे जो लिया जाने वाला ब्लड होता है वो रेड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं वहाँ पर ब्लड का कलर कैसा दिखा, रेड, और जो हमारी वेन्स होती है, शिराएं, वहाँ पर हमारे ब्लड का कलर बैंगनी। इट मीन्स हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको प्योर ब्लड माना है, और इसको हमने इनप्योर ब्लड बोला है। इनप्योर इट मीन्स जिसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर केमिकल्स मिक्स हो गए हैं, तो उनको हमने बोला है। तो ब्लड को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं, और दूसरा हम क्या बात करते हैं, प्लाज्मा को हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। दरअसल प्लाज्मा में सबसे पहले हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, ग्लोबिन की बात करते हैं, आज फाइब्रोनोजन की बात करते हैं। तो हमने चार पार्ट में प्लाज्मा को डिवाइड किया। नंबर एक, हमने एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथोबिन, तो ये चार पार्ट में हमने प्लाज्मा को डिवाइड किया। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, और सबसे पहले हमने आरबीसी सेल्स रखे, फिर डब्ल्यूबीसी सेल्स रखे, और उसके बाद हमने प्लेटलेट सेल्स रखे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अब एल्ब्यूमिन की बात करते हैं। तो एल्ब्यूमिन यह प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, जो प्रसारण को नियंत्रण करने का काम करता है। सेकेंड हम बात करते हैं ग्लोबिन की। तो ग्लोबिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, यह प्रोटीन, वसा, स्टेरॉइड और हार्मोन्स, एंजाइम और ग्लोबिन को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम करता है। इसके साथ साथ यह लोहे को और तांबे को भी ब्लड के साथ लाने ले जाने का मतलब वाहक है, एक जगह से दूसरे स्थान तक। और यह सबसे मेन काम क्या करता है, यह संक्रामक से हमें बचा करके रखता है। जैसे अभी फ्लू फैल रहा है तो ये एक दूसरे से संक्रामक होने से बचा कर रखता है। कौन, ग्लोबिन। मैंने अभी बताया जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन, फैट, स्टेरॉइड, हार्मोन्स, एंजाइम और ग्लोबिन, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर रहा है। और ग्लोबिन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। थर्ड की हम बात करते हैं फाइब्रोनोजन। तो फाइब्रोनोजन जो होता है यह ब्लड को जमाने का काम करता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या काम कर रहा है ये फाइब्रोजन, यह ब्लड को जमाने के लिए अत्यंत प्लाज्मा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं प्रोथोबिन। तो प्रोथोबिन में क्या होता है, यह ब्लड को जमाने के लिए अत्यंत प्लाज्मा प्रोटीन है। शरीर में चोट लग जाने पर जब ब्लड बहना आरंभ हो जाता है तब रक्त जो ब्लड होता है वो जमने की स्कंद के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो प्लाज्मा में इसके अलावा हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, क्रिएटिन, यूरिक एसिड तथा अधिक मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स को हमने तीन पार्ट में अभी डिवाइड किया था,
रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सेल्स। तो सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। रेड ब्लड सेल्स यह ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कोशिका होती है। इसकी जो शेप होती है ये चक्राकार के रूप में होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता, किंतु यह एक उस स्थान पर हीमोग्लोबिन होता है। इसी कारण रक्त का जो ब्लड का कलर है वो लाल दिखाई देता है। और जो आयरन का मुख्य घटक है, लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। जब रक्त फेफड़ों से होकर बहता है तब लाल रक्त कोशिकाओं में रहने वाली हीमोग्लोबिन फेफड़ों से बाहर हो जाने वाली ऑक्सीजन को अपने पास रख लेती है। तब उसी समय शरीर के अंग प्रत्यंगों के बीच खींचकर लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। मतलब ये जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उस समय हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें कुछ ऑक्सीजन बच जाती है, जिससे हम नेक्स्ट रेस्पिरेशन में सहायता करती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण लंबी और बड़ी अस्थियों के विद्यमान लाल अस्थि मज्जा, इट मीन्स अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। यह रक्त में प्रवेश करती है और इसका जो समय होता है जीवन काल वो लगभग 120 दिन का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स को हमने देखा कि वाइट ब्लड सेल्स हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक एग्रेनुलोसाइट्स। तो हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इट मीन्स WBC पर। जो WBC होती है ये सभी कोशिकाओं से सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इनकी संख्या हमारी बॉडी में कम होती है। यह पारदर्शी होती है, रंगीन नहीं होती, इसमें केंद्रक पाया जाता है। यह एक गतिशील कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जीवाणुओं का तथा अन्य कार्बनिक कणों का नाश कर देती हैं। शरीर में जब भी संक्रामक होता है तब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब हम हार्ड वर्क करते हैं या हम प्रेग्नेंट हैं तब भी हमारी रक्त दबाव हो जाने पर, मिर्गी के दौरे पड़ने पर, जल जाने पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। किंतु इसमें जो टाइफाइड फीवर होता है या विषाणु संक्रामक मलेरिया इस टाइप के जो होता है उस शरीर में इसकी जो संख्या होती है वो कम होने लगती है। तो वाइट ब्लड सेल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं तो ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं ये श्वेत रक्त कणिकाओं के लगभग 2/3 भाग में होती हैं और इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, न्यूट्रोफिल, इओनियोसोफिल और बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स में की 45 से 80% तक होती है। यह बहुत बड़ी होती है। न्यूट्रोफिल शरीर के जीवाणुओं में प्रवेश करती हैं और उन्हें निगल जाती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं। यह शरीर में होने वाले संक्रामक से बचा कर रखती हैं। शरीर में संक्रमण हो जाने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है, किंतु कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनसे इनकी संख्या कम हो जाती है, जैसे अस्थि मज्जा शोथ, साइनोसाइट्स। ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे न्यूट्रोफिल की मात्रा हमारी बॉडी में कम होने लगती है। सेकंड की बात करते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें 1 से 6% तक होती हैं। यह ब्लड में इओसोनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, तब इस दिशा में इओसोनोफिया कहते हैं। एलर्जी, जमरोग, अस्थमा, जुखाम, एक्जिमा, ये आदि जो हमें डिजीज़ होती हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे अमीबा हो गया, एंकुरकृमित हो गया, गोलकृमि हो गया, फीताकृमि हो गया, फाइलेरिया हो गया, आदि रोगों की देखरेख करता है।
बेसोफिल की बात करते हैं। यह श्वेत या वाइट ब्लड सेल्स में न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। इन कोशिकाओं की संवेदनशील प्रक्रिया में भी भाग ले सकती हैं। जब कोई ऐसी प्रक्रिया होती है तो दमा, जुखाम तो एक एक बड़े बड़े दानों से निकल आती है। यह देखा जाता है कि यह छोटी माता, जैसे कह देते हैं छोटी माता या कैंसर तपेदिक, इस टाइप की संख्या से दिखाई देती है। तो एक ग्रेनुलोसाइट्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होती है, एक ग्रेनुलोसाइट्स में 12 से 40% होती हैं वाइट ब्लड सेल्स में, और लिम्फोसाइट्स शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। शरीर में इसकी कम संक्रामक में ये सदैव रक्षा करती हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रही हैं। और जो हमारी बोन मैरो होता है, बोन मैरो के द्वारा ये उत्पन्न होती है और यह रक्त में आ जाती हैं। फिर लसिका ऊतक में पहुंचकर ये सक्रिय हो जाती हैं और बाह्य जीवाणु इत्यादि से लड़ने में समर्थ होता है। तो लिम्फोसाइट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये थाइमस ग्लैंड को सक्रिय करती हैं। सक्रिय करके यह विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के कवक और अर्बुद कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। यह लसिका ग्रंथि आंत की दीवारों में सक्रिय रहती है। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स की तो इनकी उत्पत्ति अस्थियों के अस्थि मज्जा से होती है। यह वाइट ब्लड सेल्स के 2 से 11% तक होती है। ये कोशिकाएं घूमती रहती हैं। शरीर में जिस स्थान पर सूजन हो जाती है या घाव हो जाता है तो उस स्थान पर पहुंचकर विषाणुओं को ये नष्ट कर देती हैं। यह घाव को बाह्य भाग में ज़्यादा कार्य नहीं करती हैं। आपने देखा जब हमें चींटी ततई भिरड़ काट लेता है तो ये जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं यही उनसे हमें बचा कर रखती हैं। तो ये शरीर मलेरिया, तपेदिक, कालाजार या कैंसर आदि रोगों से भी हमारी रक्षा करती रहती हैं। और हम लास्ट की बात करते हैं, प्लेटलेट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो प्लेटलेट सेल्स जो होती हैं यह रक्त में आकृतियों में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। यह प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 1 लाख से 3 लाख तक पाई जाती है। यह समूहों में रहती हैं। कुछ पीले वर्ग की होती है। इनका कार्य जो होता है वो रक्त स्राव को रोकना होता है। जहाँ पर रक्त का स्राव होता रहता है वहाँ पर यह थक्का बनाने का काम करती है तथा फटी हुई कोशिकाओं को बंद कर देती है। जब शरीर में कुछ ऐसे कैंसर, तपेदिक या रक्त दबाव की घटनाएं घटती हैं तब यह रक्त प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। अब ब्लड के हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। जैसे हमने देखा कि यह हमारे जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं या ऑक्सीजन है या फिर हमारी बॉडी के वाटर है, ये एक ऐसी ट्रांसपोर्टर का काम हमारी बॉडी में कर रहा है। मैंने भी बताया कि जो प्लेटलेट सेल्स होती हैं वो ब्लड को जमाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी से ब्लड निकलने नहीं देते, क्योंकि हमारी जो आर्टरी और वेन्स होती है वो एक पाइप की तरह काम कर रही हैं। और अगर उन्होंने पिन लगा दे किसी पाइप में तो हम कंटिन्यू उसमें से पानी बहता रहेगा। तो देखते हैं कि जब हमारी आर्टरी और वेन्स में कोई पिन चुभ जाता है तो उसमें से कंटिन्यू ब्लड निकलना चाहिए, लेकिन जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं वो ब्लड का थक्का जमाने का काम करते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं एक नया सिस्टम पर एक और डिस्कस करने आपके साथ आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।